नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंचायती राज वाला चैप्टर शुरू किया था। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जिसने ग्रासरूट डेमोक्रेसी को भारत में एक नए स्तर तक पहुंचा दिया, और वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देता है और रूरल गवर्नेंस को मजबूत बनाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इस अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। पहले ये सिर्फ एक पॉलिसी इनिशिएटिव था, लेकिन अब यह भारत के संविधान का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इससे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को लीगल रिकॉग्निशन मिला। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया। इसका नाम है द पंचायत। ये पार्ट क्लियरली डिफाइन करता है कि पंचायती राज का स्ट्रक्चर कैसे होगा और कैसे काम करेगा। नेक्स्ट है, इट कवर्स आर्टिकल्स 243 टू 243O। तो पार्ट 9 के अंदर आर्टिकल्स 243 से लेकर 243O तक दिए गए हैं। इन आर्टिकल्स में पंचायत के फॉर्मेशन, कंपोजिशन, रिजर्वेशन, पावर्स, इलेक्शन, टेन्योर और ऑडिट जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो एडेड 11 शेड्यूल लिस्टिंग फंक्शनल एरियाज। तो इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में 11 शेड्यूल भी ऐड की गई है। इसमें 29 फंक्शनल एरियाज दिए गए हैं जिसके अंदर पंचायत का काम होता है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, रोड, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, etc। ये पार्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रोल को क्लियरली डिफाइन करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये अमेंडमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 को भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है। आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट को विलेज लेवल पंचायत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि 73rd अमेंडमेंट ने इस ड्रीम को रियलिटी बनाया है। नेक्स्ट है, ये अमेंडमेंट ऑफिशियली 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी वजह से हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है, एक ट्रिब्यूट उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो गांव तक डेमोक्रेसी का प्रकाश ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम जानेंगे इस अमेंडमेंट के सैलिएंट फीचर्स, यानी कि वो मेन खासियत जो इस सिस्टम को इफेक्टिव और डेमोक्रेटिक बनाती है। तो इस अमेंडमेंट का सबसे पहला और बेसिक फीचर है ग्राम सभा। ये पंचायती राज की बेस यूनिट होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स शामिल होते हैं, चाहे वो किसी कास्ट, जेंडर या रिलीजन के हो। ये डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होती है और ये डेमोक्रेसी को गांव तक ले जाती है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो इसका दूसरा फीचर है 3 स्तरों वाली व्यवस्था, यानी 3 टायर स्ट्रक्चर। इसमें पंचायती राज को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला है विलेज लेवल, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, जिसे पंचायत समिति कहा जाता है। ये छोटी स्टेट्स के लिए ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे जिला परिषद कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि लोकल नीड्स के हिसाब से प्लानिंग और डेवलपमेंट हो। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। यहाँ पे तीसरा मेजर फीचर है इलेक्शन। यहाँ पे हर लेवल पर सभी सीट्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली वोट देते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरपर्सन्स का चुनाव इनडायरेक्टली किया जाता है। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स उनका चुनाव करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इन इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है
स्टेट इलेक्शन कमीशन, ताकि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में। तो दोस्तों पंचायती राज में एससी और एसटीज के लिए उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट्स रिजर्व की गई है। इसके साथ 1/3 सीट्स वोमेन के लिए रिजर्व की गई है। इसमें एससी एंड एसटी वोमेन भी इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे चेयरपर्सन के पदों में भी 1/3 रिजर्वेशन वोमेन के लिए है। लेकिन ये रिजर्वेशन अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता, क्योंकि 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 ने उसे एग्जेम्प्ट किया है। तो दोस्तों ये था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम समझने वाले हैं टेन्योर ऑफ पंचायत के बारे में। तो देखिए हर स्तर पर पंचायत की 5 साल की टर्म होती है, लेकिन अगर किसी वजह से पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीने के अंदर नए इलेक्शंस करवाना मैंडेटरी होता है। इससे लोकल गवर्नेंस में कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम जानेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज 21 साल रखी गई है। बाकी डिस्क्वालिफिकेशंस के रूल जैसे मोरल कॉन्डक्ट, इंजॉल्वेंसी, ईटीसी, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, जिसमें स्टेट्स अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से कानून बना सकती है। तो यहाँ पे हमने डिस्क्वालिफिकेशन को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो इसका नेक्स्ट फीचर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पंचायत के इलेक्शंस करवाने के लिए हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। इसके चीफ को गवर्नर अपॉइंट करता है। ये बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट और सुपरवाइज करती है, और इसके सर्विस कंडीशंस एक हाई कोर्ट जज के बराबर होते हैं, ताकि उसकी इम्पार्शियलिटी बनी रहे। तो यहाँ पे हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो दोस्तों पिछले स्लाइड में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 7 सैलिएंट फीचर्स को समझा था। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो इसका नेक्स्ट फीचर है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो देखिए जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज़मीन पर डिसेंट्रलाइज पावर्स मिलती है तो उन्हें चलाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। इसी नीड को एड्रेस करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर स्टेट का गवर्नर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाता है। ये कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फंड एलोकेशन के मामले में रिकमेंडेशंस देती है। इसका काम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जैसा होता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेट लेवल के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास 3 मेजर रिकमेंडेशंस होती है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन स्टेट एंड पंचायत, यानी कि ये रिकमेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज का कितना हिस्सा पंचायत के साथ शेयर किया जाए। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स या स्टेट लेवल टैक्सेज का कुछ पोर्शन लोकल बॉडीज को मिलना चाहिए या नहीं, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट है ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। तो देखिए अगर किसी पंचायत के पास प्रॉपर रेवेन्यू नहीं है तो उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से फाइनेंशियल हेल्प दी जा सकती है। यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है कि किन पंचायत को ग्रांट्स इन एड मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है मेजर्स टू स्ट्रेंथन पंचायत फाइनेंसेज। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ कॉन्क्रीट मेजर या रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करता है जिससे पंचायत से अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करना, न्यू लोकल टैक्सेज इंट्रोड्यूस करना या फाइनेंशियल प्लानिंग और ऑडिट सिस्टम्स को बेटर बनाना। तो दोस्तों ये था स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे।
तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत। तो देखिए पंचायत के पास जो पावर एंड फंक्शंस होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डेलीगेट किए जाते हैं। मतलब हर स्टेट डिसाइड करता है कि उसकी पंचायत को किस हद तक पावर मिलनी चाहिए। इनका मेन रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। पंचायत लोकल लेवल पर स्कीम्स और डेवलपमेंट प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि सड़क बनाना, पानी की सप्लाई, स्कूल चलाना या रूरल हाउसिंग जैसे काम। तो ये था पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत। तो चलिए अब हम जानेंगे इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो इस अमेंडमेंट एक्ट का नेक्स्ट फीचर है ऑडिट ऑफ अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स भी बना सकती है रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट्स। मतलब पंचायत का पैसा कहाँ से आया और कैसे खर्च हुआ, सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। इस ऑडिट सिस्टम से इंश्योर होता है कि करप्शन ना हो और सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे। इससे आम आदमी का भरोसा बढ़ता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। तो दोस्तों ये था ऑडिट ऑफ अकाउंट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम जानेंगे इस अमेंडमेंट एक्ट का एप्लीकेशन एंड एक्सेप्शंस के बारे में। तो देखिए ये अमेंडमेंट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज जिनके पास लेजिस्लेचर है उन पे लागू होता है। लेकिन नागालैंड, मेघालय और मिजोरम इन ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स में ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होता। इसी तरह फिफ्थ शेड्यूल के ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज में भी ये अमेंडमेंट तभी लागू होगा जब उन पर अलग से एक्सटेंड किया जाए। तो ये था एप्लीकेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम बात करेंगे ट्रांजिशनल प्रोविजन रिगार्डिंग 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए जब ये अमेंडमेंट लागू हुआ उस वक्त जो एग्जिस्टिंग पंचायत थे उन्हें कहा गया कि वो मैक्सिमम 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे या तब तक जब तक नए पंचायत सिस्टम के तहत उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन ना हो जाए। ज़्यादातर स्टेट्स ने 1993 से 94 के बीच नए पंचायती राज लॉज बना लिए थे और नए इलेक्शंस कंडक्ट करा लिए गए थे। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशनल प्रोविजंस को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम जानेंगे बार ऑन जुडिशियल इंटरफेरेंस के बारे में। तो देखिए 73rd अमेंडमेंट के बाद कोर्ट्स को कहा गया कि वो पंचायत इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, चाहे बात हो सीट अलॉटमेंट की या डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। इन सब में जुडिशियल इंटरफेरेंस स्ट्रिक्टली रोकी गई। लेकिन अगर इलेक्शन प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद रिजल्ट के खिलाफ लीगल चैलेंज पॉसिबल होता है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के फॉर्म में। तो ये था बार ऑन जुडिशियल इंटरफेरेंस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं इसके लास्ट फीचर पे। तो अब हम जानेंगे 11th शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये शेड्यूल पंचायत के जुरिस्डिक्शन में आने वाले 29 फंक्शनल आइटम्स को लिस्ट करता है, यानी वो एरियाज जहां पंचायत प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम कर सकती है। नेक्स्ट है सम प्रोविजंस आर कंपलसरी व्हाइल अदर्स आर वॉलंटरी एज पर स्टेट डिस्क्रिशन। तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस। कंपलसरी प्रोविजंस वो होते हैं जो हर स्टेट को मैंडेटरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। इनमें इलेक्शन, रिजर्वेशन, टेन्योर जैसे बेसिक डेमोक्रेटिक फीचर्स आते हैं। जबकि वॉलंटरी प्रोविजंस का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से उन्हें इम्प्लीमेंट करे या नहीं, ये उन पर छोड़ा गया है। 11th शेड्यूल के कई फंक्शनल एरियाज वॉलंटरी है। इसका मतलब है कि स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि पंचायत को कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हैंडल करने चाहिए। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एरियाज जो 11th शेड्यूल में इंक्लूडेड है।
तो इनमें पहले आता है एग्रीकल्चर, जैसे क्रॉप प्लानिंग, इरिगेशन, सीड डिस्ट्रीब्यूशन etc। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, जैसे गाय भैंसों का पालन, वेटेरिनरी सर्विसेज और लाइव स्टॉक हेल्थ। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि क्लीन वाटर सप्लाई और रूरल एरियाज में हैंडपम्प्स या पाइपलाइंस लगवाना। नेक्स्ट है रूरल हाउसिंग, यानी कि गांव में सस्ता और सेफ हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो दोस्तों ये थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सेलिएंट फीचर्स, जिन्होंने पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाया। इस एक्ट के जरिए ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट आया, 3 टायर पंचायती स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हुआ और इलेक्शन, रिजर्वेशन, टेन्योर जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को लीगली एनफोर्स किया गया। इससे हर गांव को अपने डेवलपमेंट के डिसीजंस खुद लेने का हक मिला, जिसे हम कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो आज के इस सेशन में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में कवर किया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।